वेलकम बैक टू ज्योग्राफी सिंधु स्टडी पॉइंट्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम लेके आए आपके लिए आधुनिक भारत यानी कि 16वीं शताब्दी से लेकर 18वीं और 17वीं शताब्दी तक का जो भारत है उसे हम आधुनिक भारत बोलते हैं। और आधुनिक भारत के अंतर्गत ही हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, यूरोपियन कंपनियों का आगमन हम लोग पढ़ रहे हैं। अच्छा, यूरोपियन कंपनी ही क्यों भारत आना चाह रही थी? ऐसे क्या रीजन था कि जो यूरोपियन कंपनी है वो ही भारत आना चाह रही थी, या भारत आके वो क्या करना चाह रहे थे? तो पहले से हम यूरोप के बारे में थोड़ा देखते हैं कि जो हमारा यूरोप है, ये मेरा वर्ल्ड मैप है। ये वर्ल्ड मैप है, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका है, ये हमारा यूरोप है, ये अफ्रीका है, ये भूमध्य सागर है, ये रेड सी है, ये हमारी फारस की खाड़ी है, ये एशिया है, ये इंडिया है, और ये ऑस्ट्रेलिया है, यानी कि कॉन्टिनेंट है। और यहाँ पे हमारा अंटार्कटिका ये हो गया। तो ये हमारे क्या है, कॉन्टिनेंट हो गए हैं। अब हम बात करते हैं यूरोप की। तो यूरोप में एक ऐसा टाइम चल रहा था, एक ऐसा दौर चल रहा था कि वहां पे जो क्रिएटिविटी है, यानी कि क्रिएटिविटी है या नेगेटिविटी है, वो बहुत ज्यादा फैल रही थी। क्रिएटिविटी लोगों के अंदर खत्म हो रही थी। तो एकदम से क्या हुआ कि वहां पे एकदम से पुनर्जागरण हुआ, पुनर्जागरण काल हुआ, पुनर्जागरण दौर चला। हम हिस्ट्री पढ़ते तो पुनर्जागरण दौर चला, पुनर्जागरण हमारा चला, जिसे हम रिनेक्सा भी बोलते हैं। तो ये सब चल रहा था। उसी दौरान क्या हुआ, उसी दौरान वहां पे क्रिएटिविटी यानी कि सब कुछ पुनर्जागरण हो गया, फिर से लोगों के अंदर संचार हो गया, क्रिएटिविटी का, थॉट्स का, इमेजिनेशन करने का, बहुत सारी चीजें ढूंढने का, बहुत सारी थॉट देने का, बुक्स लिखने का, मूर्ति बनाने का, महल बनाने का, बहुत बहुत सारी चीजें हमारी ये चलने लग गई यूरोप के अंदर। तो जब यूरोप के अंदर ये सब दौर स्टार्ट हो गया, पुनर्जागरण काल स्टार्ट हो गया, तो यूरोप में दो राजा या दो देश ऐसे थे, दो राज्य ऐसे थे जिन्होंने अपने सैनिकों को कह लो या अपने प्रजा को ये आदेश दिया कि आप लोग जाके खोज करो। और खोज करना इतना इजी तो होगा नहीं उस टाइम पे, भाई समुद्री मार्ग से आ रहे हैं और किसी देश की हम खोज कर रहे हैं, तो इतना इजी तो नहीं था। मतलब समुद्री मार्ग से आते हुए बहुत सारे हम लोग थॉट्स, जहाँ हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो बहुत सारे थॉट्स यानी कि थॉटर्स की बुक पढ़ते हैं हम लोग। तो वही उसी दौरान वो लोग थॉट्स देते हैं, हर देश में जाते हैं, उस देश की अपनी अपनी कल्चर है, अपनी सभ्यता है, अपनी बोल भाषा, वेशभूषा, सबके बारे में वो लोग अपने थॉट्स वाले हम लोग देते हैं, ठीक है ना। तो वही दौरान तो इतना पैसा तो होगा नहीं भाई एक इंसान जाए। तो वहां की जो गवर्नमेंट है उन्होंने परमिशन दी है कि हम पैसा खर्च करेंगे, आप लोग क्या काम करो, आप लोग खोज करो। तो पुर्तगाल और स्पेन दो ऐसे राज्य थे जिन्हें परमिशन मिली और वो लोगों ने खोज की। तो वहीं के जो खोजकर्ता थे, जिन्हें हम खोजकर्ता बोलते हैं, तो पहले हम उनको देखते हैं। जो खोजकर्ता थे तो उन्होंने सबसे पहले अमेरिका की, यहाँ से यूरोप से निकले, स्पेन और पुर्तगाल दो हमारे राज्य हुए, यूरोप से निकले, उन्होंने यहाँ पे आके अमेरिका की खोज कर दी। और इसे बोलते हैं कि ये इंडिया है, इंडिया के नाम पे अमेरिका की खोज होगी, इसीलिए अमेरिका के जो ये पूर्वी इधर का जो तट है वहां पे हमारे रेड इंडियन मिलते हैं। वो रेड इंडियन यानी कि इंडियन, रेड इंडियन जोड़ा है, उनके साथ रेड जोड़ा था, वो रेड इंडियन जाति जो है वो यहीं पे मिलती है, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, एक और वहां से आए थे, उन्होंने भी एक आए और उन्होंने अफ्रीका के तट पे पहुंचे। आशा आंतरिक, उस तट का नाम था आशा आंतरिक, आशा आंतरिक, ठीक है। उसे केप ऑफ गुड होप भी बोला नाम था, बार्थोलोमो डियोस था नाम उनका। उन्होंने आशा आंतरिक की खोज कर दी और ये इससे आगे नहीं बढ़े, ठीक है। उसके बाद में एक और निकले पुर्तगाल से, उनका नाम था, वो निकले, वो आशा आंतरिक तक पहुंचे, यानी कि आशा आंतरिक तक पहुंचे, यानी कि बार्थोलोमो ने जो खोजा था आशा आंतरिक, बार्थोलोमो डियासा ने जो आशा आंतरिक खोजा था, वो वहां तक पहुंचे अफ्रीका में। और वहां से वो आगे बढ़े, उनको आगे बढ़ तक इंडिया की खोज करने में जो मदद करी थी वो भारत का ही एक व्यापारी था, ठीक है, अब्दुल मलिक नाम था उसका, जो व्यापारी था। और उन्होंने क्या, और वो गुजराती व्यापारी था, उन्होंने इनकी मदद करी वास्को डी गामा की, और 1498 में इन्होंने भारत की खोज कर दी। और बहुत सारी बुकों में क्या रहता है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज करी, मेंशन है बहुत सारी जगह, बहुत सारी बुकों में मेंशन है कि भारत की खोज करी। भाई भारत की खोज क्यों करी, भारत तो अपनी जगह जहां था वहां था ना, आप लोग भारत तक पहुंचे। भारत का इतिहास उठा के देख लो कि भारत के साथ जो व्यापार है, भारत का जो व्यापार है, पुराना व्यापार, पुरानी बुकों में यानी कि हमारी मध्यकालीन भारत है उसमें जाके देख लो, भारत के जो राजा मुद्रा यूज करते थे, जब व्यापार होता था तभी तो उनके साक्ष्य में तुर्कमेनिस्तान और इधर के एरिया में हमें जाके वो साक्ष्य मिलते हैं उन मुद्राओं के, वो मुद्राओं के साक्ष्य प्राप्त हुए। इसका मतलब ये है कि व्यापार तो पहले से ही चल रहा था, भारत तो पहले से ही था। दैट्स ये टॉपिक नहीं है इसे डिस्कस नहीं करने का, बस एक ये पॉइंट है कि हाँ ठीक है,
ठीक है, ये हो गया भारत की इन्होंने खोज कर दी। आसा अंतरिक्ष से यानी कि पहुंचे और फिर वास्को डी गामा ने भारत की हमारी खोज कर दी। अब देखो यूरोपियन का हम लोग खोज करते हैं कि इनके खोजकर्ता क्यों थे, इन्होंने पानी के रास्ते से खोज करने का ये निर्णय क्यों लिया। देखो इससे पहले क्या था, यूरोप में व्यापार तो पहले से होता आ रहा था, ये एशिया के साथ में पहले से ही व्यापार कर रहे थे, यानी कि मोस्टली मसालों के लिए व्यापार कर रहे थे। और क्या था यहाँ पे, जब इन्होंने क्या काम करा था, इनका जो इनोवेशन था, इन्होंने इनोवेशन करा था, टेक्नोलॉजी का इन्होंने विकास कर लिया था। और यहाँ पे यूरोप में क्या है कि बहुत सारे देश हैं, ये बहुत सारे देश हैं यहाँ पे यूरोप के अंदर बहुत सारे देश हैं, पर इनके पास में क्या है, अर्थ कम है, यानी कि लैंड फॉर्म कम है जो। और ये जो इनके 3 देश हैं वो पानी से, यानी कि देखो ये जो 3 देश हैं वो तीनों तरफ से पानी से घिरे हुए हैं, ठीक है, जो पानी से इनके देश घिरे हुए हैं और अर्थ कम है। अब इनके पास भी इन्होंने कंपनियां तो लगा दी हैं भाई, इन्होंने क्या है, कंपनियां तो लगा दी हैं। जब कंपनियां लग चुकी हैं, बट कंपनियां लगने के पीछे भी क्या है, इनके पास में कच्चा यानी कि रॉ मटेरियल भी तो होना चाहिए, कच्चा माल भी तो होना चाहिए। उस कच्चे माल के लिए इन्होंने खोजें की, यानी कि इन्हें कच्चा माल चाहिए था, इसीलिए इन्होंने खोजें की। जब इन्होंने खोजें की हैं तब इन्होंने भारत देखा, और भारत क्या था, पहले से ही मसालों के लिए प्रसिद्ध था, मसालों का देश था, ठीक है। भारत की खोज हो गई, रॉ मटेरियल करने के लिए इनके पास में क्या, इन्होंने भारत की खोज कर दी। तो ऐसा नहीं है कि यूरोप पहले से व्यापार नहीं कर रहा है या एशिया वो पहले से नहीं जा रहा था, पर इसके पीछे एक और देखो, एक और आपको बताते हैं कि देखो ये भूमध्य सागर है, तो यूरोप का जो पहले व्यापार होता था वो यहाँ से होके, यहाँ से ये इटली है, इसे लेडी बूट भी बोलते हैं इटली को, तो ये इटली हो गया भूमध्य सागर से, ये अपने भूमध्य सागर में जहाजों पे अपना माल लोड करते थे, यानी कि अंदर स्थल मार्ग से माल को, अपने सामान को कैसे भी लेके आते, फिर ये लोग क्या काम करते, उससे लोड करते, और लोड करने के बाद में समुद्री रास्ते थे, देखो ये यहाँ पे अफ्रीका, सऊदी अरब से थोड़ी सी कनेक्टिविटी मिस्र के साथ से जुड़ा हुआ है, स्थल मार्ग है यहाँ पे भी। उसके बाद में रेड सी स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ पे स्थल मार्ग पे फिर से अपने माल को उतारते, और उसके बाद में फिर से वो लोड करते। तो इन्हें बहुत मेहनत, और फिर यहाँ से होके इनका जो माल है यहाँ जाता है, यहाँ से होके वो यहाँ पहुंचता है, यहाँ जाता है, इधर जाता है इनका माल। तो इन्हें बहुत ज्यादा वो क्या, इन्हें शॉर्ट फॉर्म तो था, लेकिन इन्हें मेहनत बहुत करनी पड़ती, पहले लोड करते, फिर उतारते, फिर लोड करते, फिर चढ़ाते उसके ऊपर। तो इससे इन्होंने स्थल मार्ग की खोज की। अब जो आसाम अंतरिक्ष को हमारा क्या है, वास्को डी गामा पहुंचे, और वास्को डी गामा यहाँ पे, ये हमारा मालवा का तट कहलाता है ना, का पूरा पूरा ये जो मालवा का तट है, वहां पे इन्होंने केरल के पास में हमारा पहुंचे, ठीक है, वहां पहुंचे, और वहां के जो राजा थे, यानी कि कालीकट के जो राजा थे जमरीन, उन्होंने इनका स्वागत करा। अब स्वागत किया, इन्हें बहुत वेलकम किया। अब इनका जो वेलकम किया, तो अब ये देखो आप कि ये 2 बार भारत आए हैं, और 1503 में इन्होंने, यानी कि 1498 में इन्होंने भारत की खोज करी। उसके बाद में 1503 में इन्होंने अपनी कंपनी यहाँ पे आके स्थापित कर दी। यानी कि अब ये सोचो कि इन्हें कितना मुनाफा हुआ, यानी कि ये यहाँ से जितना भी आए थे, वेलकम करा, जितना भी अपने साथ रॉ मटेरियल, कच्चा माल यानी मसाले वसाले लेके गए, इतने इतने बड़े रास्ते से जो भी इनका खर्चा हुआ, अटलांटिक ओशन होते हुए पहुंचे अपने देश में, जितना भी इनका खर्चा हुआ था, उस खर्चे जितना भी ये लेके गए थे, उसका 64 गुना इन्हें मुनाफा हुआ। यानी एक वाली विजिट में इन्हें इतना मुनाफा हो गया। तो उसके पर्पज से इन्होंने व्यापार के पर, यार ये तो बहुत अच्छा मुनाफा हो गया, और 1503 में इन्होंने अपनी कंपनी स्थापित कर दी यहाँ पे, वास्को डी गामा ने 1948 में। और हमारे इन्होंने, कोलंबस ने हमारी अमेरिका की खोज कर दी थी, और यहाँ से ये पहुंच गए थे, ठीक है। इस तरीके से पुर्तगाली लोग आए, यहाँ पे इन्होंने अपनी धाक जमा दी। इन्होंने क्या काम करा, जब पुर्तगाली लोगों ने यहाँ पे अपनी धाक जमा दी, मालवा के तट को इन्होंने पूरी तरह, गुजरात से लेके मालवा के तट तक इन्होंने पूरा का पूरा अपना एरिया भैया यहाँ पे आके विकसित कर लिया। यहाँ पे हमारा श्रीलंका हो गया, ये एक और द्वीप हो गया, यहाँ तक इन्होंने अपने आप को विकसित कर लिया, अपने आप को फैला लिया। क्योंकि उस टाइम पे क्या बात थी कि मुगल साम्राज्य जो था ना, बिल्कुल अंत तक पहुंच रहा था, यानी कि जहांगीर लास्ट हो रहे थे, यानी कि खत्म हो रहा था मुगल साम्राज्य। और उसने अपनी पानी में धाक इतनी बनाई नहीं, एक दो थे चोल, इधर की तरफ चोल वगैरह, उन्होंने कोशिश की थी कि समुद्र के मार्ग पे अपनी पहुंच बनाने की, पर लोगों ने पहुंच नहीं बनाई थी उन लोगों ने। तो ये पुर्तगाली लोग थे, इन्होंने अपनी पावर को इतना विकसित कर लिया कि बहुत ज्यादा इन्होंने अपनी पहुंच बना ली, कि जो कोई भी यहाँ पे व्यापार करने के लिए आएगा वो हमसे परमिशन मांगेगा या हमसे इजाजत मांगेगा, उस तरीके से। तो इन्होंने अपनी पहुंच बना ली, पुर्तगाली जो थे, ठीक है।
ये हमारा देखो यहाँ पे दमन और दीप पड़ जाएगा, गुजरात में दमन दीप हमारा पड़ेगा। और ये यहाँ पे केरल का, ये केरल है, ये केरल में, और ये पूरा मालवा का तट है। तो यहाँ पे पुर्तगालियों का, यानी कि पुर्तगाल कहते हैं तो पुर्तगाली हो गए, पुर्तगालियों का अपना साम्राज्य स्थापित हो गया। पुर्तगालियों का, पुर्तगाली थे वास्को डी गामा, और 1503 में इन्होंने अपनी क्या काम करी, कंपनी स्थापित कर दी। यहाँ पे भारत के अंदर 1503 में इन्होंने अपनी कंपनी स्थापित कर दी। भारत के अंदर काम करा, अपने यहाँ पे कंपनी स्थापित कर दी। जब कंपनी स्थापित कर दी और यहाँ पे समुद्र के रास्ते, ये पूरा का पूरा ओशन है हमारा, ये समुद्र में अपनी ऐसी धाक जमा ली कि जो कोई भी यहाँ पे व्यापार करने के लिए आएगा वो हमसे परमिशन मांगेगा। ये तो रहा हमारा पुर्तगालियों का हिस्ट्री हो गई कि अल्फासो डी अल्ब्रुक आए थे, अल्वाटो आए थे। मैंने पिछली वाली वीडियो में बता दिया, बस थोड़ा सा रिकॉल आप लोगों को करा था। अब हम लोग पढ़ते हैं डचों का भारत में आगमन, यानी कि डचों का भारत में आगमन किस तरीके से स्टार्ट होता है। तो डचों का जो भारत, पहले से पुर्तगाल लोग थे, अब पुर्तगालियों के बाद में हमारे डच आए थे। ठीक है, इन्होंने डच भी आए थे, डच भी क्या काम करने आए थे। और ये हम डचों की हिस्ट्री देखते हैं। डच जो थे पहले ये गुलाम थे। इसे पढ़ते हैं, देखो PDEDF, PDEDF। ठीक है, पी से हमारा क्या हो जाएगा, पुर्तगाल हो जाएंगे। डी से हमारा डच हो जाएंगे। ई से हमारे इंग्लैंड, अंग्रेज होते हमारे इंग्लैंड के थे, इंग्लैंड हो जाएंगे, यानी कि इंग्लैंड को बोलेंगे हम लोग, हमारे ये डैनिश है, ये हमारे डी से क्या हो जाएंगे, डैनिश हो जाएंगे। और हमारे एफ से हो जाएंगे हमारे फ्रेंची हो जाएंगे, या हम इन्हें फ्रांसीसी बोल देंगे। ठीक है ना। अगर हम इनमें पावरफुल की बात करते हैं, अगर हम देखो यूरोपियन कंपनियों का भारत में आगमन अगर हम देखते हैं तो इसमें पावरफुल देखते हैं कि हमारे पावरफुल कौन कौन से हैं। तो हम अगर पावरफुल की बात करते हैं तो सबसे फर्स्ट में तो हमारे आते हैं पुर्तगाली, उसके बाद में हमारे दूसरे नंबर पे आते हैं इंग्लैंड यानी कि ब्रिटिश, और तीसरे नंबर पे आते हैं हमारे फ्रांसीसी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं डचों का आगमन क्या था। कि अब ये पुर्तगाली लोग तो आ गए थे, इन्होंने अपना आगमन, इन्होंने क्या काम करा था, ईस्ट इंडिया कंपनी का, यानी अपने पुर्तगाली कंपनी स्थापित कर ली थी। और धीरे धीरे क्या काम कर रहे थे, ये पूरे उस पर छाते जा रहे थे। इन्होंने पूरा मालवा का तट कहते हैं इसे हम लोग इधर वाले को, तो पूरे पे इन्होंने पुर्तगालियों ने दमन और दीप और गोवा इनके कब्जे में बहुत अच्छे से था। अब डच लोग आ रहे थे, और डचों का जो हिस्ट्री है, डचों की क्या हिस्ट्री हमारी, डच जो थे, जो हमारे डच भारत व्यापार करने आ रहे थे, डच जो थे वो हमारे भारत व्यापार करने आ रहे थे। और ये क्या काम, ये स्पेन के गुलाम थे। डच कौन थे, हमारे स्पेन के गुलाम थे। ठीक है, यानी डच हमारे स्पेन के गुलाम थे। देखो हिस्ट्री एक ऐसी चीज है जिसमें आपको नॉलेज होना चाहिए, तभी आप टिक मार सकते हैं, यानी कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो एक स्टोरी की तरह इसे समझने की हम लोग कोशिश करते हैं, स्टोरी की तरह समझेंगे तो हमें बहुत अच्छे से आएगी। ठीक है, तो डच जो थे वो स्पेन के गुलाम थे। अब ये स्पेन की गुलामी से ना, गुलामियत से बहुत जल्दी बहुत आजाद हुए थे। जब ये आजाद हुए थे, कोई गुलाम होता है तो जब आजाद होता है क्या काम करता है, अपने आप को विकसित करने की कोशिश करता है कि यार जल्दी से जल्दी हम लोग विकासशील हो, अपना व्यापार स्टार्ट करें। तो व्यापार स्टार्ट करने के लिए इन्होंने इधर एशिया की तरफ देखा, यानी कि यार चलो एशिया की तरफ व्यापार शुरू करते हैं। अब व्यापार शुरू करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, इंडिया में ऑलरेडी पहले से ही कौन थे, हमारे पुर्तगाली बसे हुए थे। जो हमारे ये पुर्तगाली यहाँ पे थे, इनका पहले इनका वर्चस्व था, इन्होंने पहले से पहले कोस्टें स्थापित कर दी थी। और वहां पे अब डच भी आ गए थे, और डच इन्हें अब टक्कर देने लग गए थे, यानी कि पुर्तगालियों को अच्छे खासी टक्कर दे रहे थे। इनका आपस में मुकाबला, डचों के साथ में आपस में इनका मुकाबला हो रहा था। स्टोरी बता रही हूँ, फिर डिटेल में इनकी सारी चीजें बताइए। अच्छा खासा इनका मुकाबला हो रहा था, और डच इनकी जितनी भी कोस्टें आती है, जितना भी इनका कब्जा था, वो सब कुछ छीनते हुए जा रहे थे। तो इधर जो इन्होंने श्रीलंका पे कर रखा था वो भी इन्होंने डचों ने छीन लिया था। इधर से इनका जो कोचिन में था वो भी डचों ने इन्होंने छीन लिया था। अब इनके पास में दमन द्वीप और गोवा तक इनका जो साम्राज्य था वो सिमट कर रह गया था। पुर्तगालियों का जो साम्राज्य था वो गोवा दमन द्वीप तक सिमट कर रह गया था, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने किलेबंदी कर रखी थी, बहुत ही पावरफुल तरीके से अपने आप को कब्जा कर रखा था। और गोवा तो 1961 में आजाद हुआ था डच पुर्तगालियों से। भारत ने अपना देश होते सोते भी इन्होंने आजाद किया था। ठीक है, अब डचों का जो कब्जा इन पे होता चला जा रहा था, पुर्तगालियों पे होता चला जा रहा था। पुर्तगाली दिमाग से थोड़े शार्प माइंड के थे, तेज थे,
उस टाइम फिर अंग्रेज भी यहाँ पे व्यापार करने के लिए आ गए थे। 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी इन्हें अपनी स्थापना कर दी थी, तो अंग्रेज भी व्यापार करने के लिए यहाँ पे आ रहे थे। अब डच भी हो गए थे, पुर्तगाली हो गए थे, तो पुर्तगालियों ने क्या काम करा, यहाँ पे बॉम्बे टापू है, इन्होंने अपना दिमाग लगाया। क्यों, पुर्तगाली और डच में बहुत मतलब लड़ाइयां बैठी थी, जिसकी वजह से क्या थे, पुर्तगाल कमजोर पड़ रहा था। ठीक है, अब पुर्तगालियों ने अपना दिमाग लगाया और अंग्रेज अब डच और अंग्रेजों को एक बार समझ लेते हैं। डच जो है वो एक गवर्नमेंट कंपनी मान लो, ठीक है ना, गवर्नमेंट थी, ये गवर्नमेंट कंपनी थी। और ब्रिटिश जो थे, यानी कि इंग्लैंड के जो थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडीज कंपनी, ठीक है ना, ये जो थी वो प्राइवेट थी। ये जो गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट में बहुत सारी चीजों की ढिलाई हो जाती है, और जो प्राइवेट लोग वाले लोग जो होते हैं ना, वो अपना काम को खींच के करवा लेते हैं, और उतना जितना इन्हें मुनाफा होता है कंपनी को, उतना वो लोग रकम अदा नहीं करते हैं अपने एम्प्लॉयज को। तो यही ब्रिटिश वालों का काम था। जो ब्रिटिश थी वो प्राइवेट कंपनी थी, महारानी की कंपनी थी, महारानी ने ही इन्हें आज्ञा दी थी कि जाओ। और इसके पीछे का रीजन क्या था, पुर्तगाली थे, डच इन पे कब्जा कर रहे थे, तो बॉम्बे पुर्तगालियों के हाथ में था। ठीक है, पुर्तगालियों के हाथ में था। तो पुर्तगालियों की जो राजकुमारी थी कैथरीन, उन्होंने क्या दिमाग लगाया वहां के कैथरीन के डैड ने, कि अंग्रेजों के विक्टोरिया के जो राजकुमार थे, ठीक है, उनसे इनकी शादी कर। जो राजा थे चार्ल्स डेलेमा सेकंड से इन्होंने कैथरीन की शादी करवा दी, 1600 शादी करा दी। तो जो बॉम्बे टापू था, कैथरीन पुर्तगालियों की राजकुमारी थी और कैथरीन की शादी चार्ल्स से हो गई थी, जो ब्रिटेन के राजकुमार थे, हो गई थी। तो बॉम्बे जो टापू था वो इन्होंने क्या काम करा, इन्हें गिफ्ट में उपहार दे दिया, दहेज में दे दिया। अब एक पॉइंट आता है, ये सोचने वाली बात आ जाती है, बॉम्बे हमारा, इंडिया हमारा, बॉम्बे हमारा, पुर्तगाली बाहर के, अंग्रेज बाहर के, वो हमारे चीज को, यानी हमारी सिटी या हमारे स्टेट को क्या काम कर रहा है, अंग्रेजों को दे रहे हैं। किसमें, गिफ्ट में, वो भी शादी में, एक दहेज मान लो भाई, मैं तुम्हें दे रहा हूँ, दहेज ले लो। ठीक है, यानी कि मतलब हमारी, यानी जो उस टाइम पे इंडियन थे, एक मजाक के तौर पे सोचो, वहां जो इंडियन थे या कोई वैल्यू ही नहीं थी उस टाइम पे, कि ये लोग अपने बाहर के लोग आगे हमारे देश के, हमारे राज्य को गिफ्ट में दे रहे हैं, वो शादी में कह रहे हैं दहेज में ले लो। तो पुर्तगाली राजा जो था, उन्होंने अपनी बेटी कैथरीन के साथ में दहेज में चार्ल्स को ये गिफ्ट में दे दिया। जब इन्हें गिफ्ट में दे दिया, तो ब्रिटेन की जो महारानी थी, विक्टोरिया जो थी, वहां पे क्या काम करा, उन्होंने काम एक कंपनी स्थापित की, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उन्होंने इस कंपनी को कहते हैं एक दुकान खोलो और दुकान पर रेंट पे उठा दो, ठेके पे दे दो। इन्होंने $100 कैसे भी इसको ठेके पे दे दिया इस वाली कंपनी को, कि जाओ आप वहां व्यापार करो और हमें इतने डॉलर हर महीने के हमें दे दिया करो। तो ये प्राइवेट हो गई। ये अंग्रेज ने, जब ये बॉम्बे टापू इनको मिल गया तो ये आ गए। अब अंग्रेज लोग आ गए, अंग्रेज पुर्तगालियों ने इनकी अपनी यानी दोस्ती मतलब एक रिश्तेदारी बना ली, तो ये सिमट के रह गए, गोवा दमन द्वीप तक सिमट के रह गए। ठीक है, अंग्रेज आ गए। अब अंग्रेज और डचों के बीच में, अंग्रेज और डचों के बीच में क्या है, लड़ाइयां स्टार्ट हो गई और डच हार गए। और फिर अंग्रेजों ने अपना राज्य स्थापित कर लिया और हमारे देश पे शासन भी स्टार्ट कर दिया। तो अब आती है बारी डचों की, कि डच कैसे आए, क्या नहीं है, उनके बारे में हम लोग डिटेल्स, हम लोग डचों का थोड़ा सा आगमन देख लेते हैं। ठीक है ना, डचों का आगमन क्या है, कि डच व्यापारी कहाँ के थे, डच थे, इन्होंने बैरिगिद्दे ओस्टे इंडेस कंपनी की स्थापना की थी। ये कंपनी बहुत बार एग्जामों में पूछ ली जाती है कि बैरिगिद्दे ओस्टे इंडेस कंपनी किसकी थी, यानी कि किन्होंने स्थापित की थी। बहुत बार क्वेश्चंस में ये रिपीट हुआ है, बैरिगिद्दे ओस्टे इंडेस कंपनी डचों के द्वारा थी। और डच कहाँ के निवासी थे, ये हॉलैंड और नीदरलैंड के निवासी थे। और इनका जो मेन पॉइंट था कि डच अंग्रेज से हार गए थे, इनका इंडिया में सूती वस्त्र व्यापार पे ही इनका मेन फोकस था। और ये जो मसाले वगैरह थे वो इंडोनेशिया से लोग लेते थे। इनका भारत में जो व्यापार था इतना वो नहीं था, और डच अंग्रेजों से हार गए थे अपने युद्ध में। अब पुर्तगालियों के बाद इनका डचों का आगमन कब हुआ था, डचों का जो आगमन हुआ था वो पुर्तगालियों के बाद में हुआ था। इन्होंने प्रथम अपना कारखाना कहाँ पे स्थापित किया था, 1605 में स्थापित किया था, मुसलीपट्टनम में। और किसके द्वारा स्थापित, तो वार्डे हैंक इनके गवर्नर थे, उनके द्वारा स्थापित हुआ था। 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडीज कंपनी की स्थापना हुई थी। कहाँ पे,
पीपली पश्चिम बंगाल में हुई थी। डच भारत से सूती वस्त्र का व्यापार करते थे। मुसलिपट्टनम से ये नील का निर्यात करते थे। ठीक है, अब इन्होंने अपनी कोष्ठियां कहाँ कहाँ पे स्थापित की थी? नागापट्टनम में, मुसलिपट्टनम में, सूरत, चिंसुरा, कोचीन, पुलिकट में अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की थी। डचों का जो मुख्यालय था वो पुलिकट था। बाद में वोन डे रीड ने, इनका जो मुख्यालय था पहले पुलिकट था, वोन डे रीड ने नागापट्टनम में स्थापित कर दिया था। और डचों का जो और का आगमन था, अंग्रेजों के साथ में इनका युद्ध हुआ था, जिसमें ये अंग्रेजों से ये डच हार गए थे। ठीक है, और डचों का जो मेन पर्पस था वो इंडोनेशिया से व्यापार करने का था। इधर की तरफ एरिया में इनका व्यापार था। भारत से ये सूती वस्त्र व्यापार का जो युद्ध हुआ था वो 1769 ईस्वी में हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था? बेतारा का युद्ध अंग्रेजों और डचों के मध्य हुआ था, जिसमें अंग्रेज हमारे परास्त हो गए थे और यहाँ से इनका पतन होना स्टार्ट हो गया था और यहाँ से अंग्रेजों ने अपना भारत में कब्जा स्टार्ट कर दिया था। 1610 में पुलिकट में कारखाना स्थापित किया, 1616 में सूरत में स्थापित किया। और एक और बात हुई थी कि 1664 में औरंगजेब ने 3.5% इन पे क्या काम कर दिया? वार्षिक कर लगाना, यानी कि वार्षिक चुंगी लगा दी। किसने? औरंगजेब ने डचों पर वार्षिक चुंगी लगा दी। तो ये था हमारा डचों का इतिहास है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अंग्रेज और फ्रांसीसियों को लेके आएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर लाए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन दबाइए, जो भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक यू।